भाग 2। लड़का क्रिस्टल व्यापारी के यहां 1 महीने से काम कर रहा था, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि क्रिस्टल बेचना ऐसा काम नहीं है जिसे करते हुए उसे खुशी मिल सके। व्यापारी सारा दिन काउंटर के पीछे खड़े होकर कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता, संभल कर काम करने और कुछ तोड़ फोड़ न करने की हिदायत देता रहता। लेकिन लड़के ने नौकरी नहीं छोड़ी। व्यापारी बेशक चिड़चिड़ा था, लेकिन लड़के के साथ हमेशा निष्कपट रहा। जो भी क्रिस्टल बिकता था, उसके लिए व्यापारी लड़के को अच्छा कमीशन दे दिया करता। अब तो लड़के ने कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे। एक दिन उसने हिसाब लगाया कि अगर इसी तरह काम करता रहा तो भेड़ें खरीदने के लिए 1 साल का वक्त लग जाएगा। मैं क्रिस्टल की इन चीजों के लिए कांच की एक अलमारी बनाना चाहता हूं, लड़के ने व्यापारी से कहा। हम उसे दुकान के बाहर सजा सकते हैं ताकि उन लोगों का ध्यान खींच सकें जो पहाड़ी के नीचे से ही गुजर जाते हैं। मैंने तो पहले ऐसे कभी अपना माल नहीं सजाया। लोग बाहर से गुजरते हुए अलमारी से टकराएंगे और क्रिस्टल तोड़ देंगे। व्यापारी ने जवाब में अपनी शंका जाहिर की। मैं जब चरागाहों में अपनी भेड़ों को चराने ले जाया करता था तो यह खतरा हमेशा बना रहता था कि कहीं सांप ना काट ले, कहीं भेड़ें मर ना जाएं। लेकिन भेड़ों और गडरियों की जिंदगी में ऐसे खतरे आते ही रहते हैं। व्यापारी ने कोई जवाब नहीं दिया और उस ग्राहक की ओर मुड़ गया जो कांच के 3 गिलास खरीदना चाहता था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा क्रिस्टल बेच रहा था, जैसे वही पुराने दिन लौट आए हैं जब यह गली पूरे टैंजियर के आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। ग्राहक के चले जाने के बाद व्यापारी ने लड़के से कहा, दुकानदारी अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है। मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। बहुत जल्दी तुम अपनी भेड़ें खरीद पाओगे। जिंदगी में आखिर और क्यों चाहिए? लेकिन शकुन चिन्हों के प्रति भी हमारी कुछ जवाबदेही होती है। बिना सोचे समझे लड़के के मुंह से जवाब निकला। यह कहते ही उसे अफसोस भी हुआ। व्यापारी उस बूढ़े राजा से थोड़े ना मिला था। इसे खुशकिस्मती का सिद्धांत कहते हैं, बिगिनर्स लक, यानी शुरुआती सौभाग्य। जिंदगी की पूरी कोशिश यह होती है कि तुम अपनी निजी नियति को हासिल कर सको। बूढ़े राजा ने यही तो कहा था। व्यापारी जरूर बूढ़े राजा से नहीं मिला था, लेकिन उसे लड़के की बात समझ में आ रही थी। लड़के का दुकान में रहना ही एक अच्छा शकुन था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, व्यापारी की आमदनी बढ़ती जा रही थी। लड़के को नौकरी पर रख लेने का कोई अफसोस नहीं था। लड़के को उसकी योग्यता से कहीं ज्यादा पैसे मिल रहे थे, जबकि शुरू में तो बिक्री भी नहीं थी। लेकिन फिर भी लड़के को ज्यादा कमीशन देने की बात व्यापारी ने मान ली थी। व्यापारी को लगता था कि लड़का जल्द ही वहां से अपनी भेड़ों के पास वापस चला जाएगा। यह बताओ कि तुम पिरामिड तक क्यों पहुंचना चाहते थे? कांच की अलमारी वाली बात टालने के लिए व्यापारी ने लड़के से सवाल किया। क्योंकि मैंने हमेशा लोगों के मुंह से पिरामिडों का जिक्र सुना है, लड़के ने जवाब दिया। वो व्यापारी को खजाना हासिल करने के अपने सपने के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था। खजाने की बात तो वैसे भी अब एक दुखद याद से ज्यादा कुछ नहीं थी। लड़का तो उसके बारे में सोचने से भी कतराता था। मैं तो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता जो सिर्फ पिरामिड देखने के लिए इतना बड़ा रेगिस्तान पार करना चाहता हो, व्यापारी ने कहा। पिरामिड पत्थरों के ढेर से अधिक कुछ भी नहीं। तुम भी चाहो तो पिरामिड अपने घर के पिछवाड़े बना सकते हो। आपने कभी यात्रा पर जाने का कोई सपना नहीं देखा? लड़के ने व्यापारी से पूछा।
लेकिन तब तक व्यापारी दुकान में घुस आए नए ग्राहक की ओर मुड़ चुका था। 2 दिनों के बाद व्यापारी ने कांच की अलमारी में क्रिस्टल सजाने की बात फिर से छेड़ते हुए कहा, वैसे तो मुझे बदलाव पसंद नहीं है, और फिर मैं और तुम उस बड़े व्यापारी हसन की तरह भी नहीं है जो खरीद में की गई गलतियों का नुकसान उठाने को सक्षम है। अगर कोई नुकसान हुआ तो हम दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। बात तो आपने सही कही, लड़के ने उदास होकर कहा। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हमारे पास क्रिस्टल सजाने के लिए कांच की एक अलमारी होनी चाहिए? मैं अपनी भेड़ों के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता हूं, और वैसे भी जब किस्मत हमारा साथ दे रही हो तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमें भी किस्मत की उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी किस्मत हमारी कर रही है। यही खुशकिस्मती का सिद्धांत है जिसे लोग शुरुआती सौभाग्य भी बुलाते हैं। व्यापारी कुछ पल खामोश रहा और फिर उसने कहा, पैगंबर ने हमें कुरान शरीफ से नवाजा है और हमें 5 फर्ज अदा करने की ताकीद दी है। सबसे पहला और अहम फर्ज है एक अकेले अल्लाह पर अटूट यकीन। दूसरा फर्ज है 5 वक्त की नमाज। तीसरा रमजान के महीने में रोजे रखना। चौथा गरीबों की मदद करना। पैगंबर की बात करते हुए व्यापारी की आंखें भर आई। व्यापारी सच्चा मुसलमान था, मजहब पर यकीन करता था, अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक जीना चाहता था। और 5वां फर्ज कौन सा है? लड़के ने पूछा। 2 दिन पहले तुमने पूछा था कि क्या मैंने कभी किसी यात्रा पर जाने का कोई सपना नहीं देखा। हर मुसलमान का 5वां फर्ज है हज पर मक्का के पाक शहर जाना। जिंदगी में कम से कम एक बार। मक्का पिरामिडों से भी बहुत आगे है। जब मैं छोटा था तो बस यही चाहता था कि मेरे पास एक दुकान खोलने लायक पैसे हो जाएं। एक दिन जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मक्का जाऊंगा। मैं पैसे भी कमाने लगा, लेकिन कभी किसी पर इतना यकीन नहीं कर पाया कि उसके हाथों ये दुकान सौंपकर हज के लिए निकल जाऊं। तुम तो जानते ही हो कि क्रिस्टल कितनी नाजुक चीज होती है। उन दिनों भी बहुत सारे लोग मेरी दुकान के सामने से होकर मक्का के सफर पर निकलते थे। उनमें से कुछ अमीर होते, ऊंटों पर सवार होते, अपने नौकर चाकरों के साथ कारवां में सफर किया करते, लेकिन ज्यादातर लोग बहुत गरीब हुआ करते थे, मुझसे भी कहीं ज्यादा गरीब। लेकिन जो भी वहां गए बहुत खुशी खुशी लौटे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि वे हज कर सके। वे अपने दरवाजों पर हज की निशानियां भी लगाया करते थे। उनमें एक मोची था जो जूते बनाकर अपनी जिंदगी का गुजारा किया करता था। उसने बताया कि पूरे 1 साल लगाकर रेगिस्तान पार करने में उससे जितनी थकान नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा थकान टैंजियर की गलियों में घूम घूम कर चमड़ा खरीदने में होती है। तो आप अभी हज के लिए क्यों नहीं जाते? लड़के ने सवाल किया। दरअसल हज पर जाने का सपना ही है जो मुझे जिंदा रखे हुए, उसी की उम्मीद है जहां से मुझे हर रोज की एक रास्ता, अलमारी में सजे हुए बेजान क्रिस्टल और दिन रात उसी एक कैफे के खराब खाने को झेलने की हिम्मत मिलती। मुझे डर इस बात का है कि अगर मेरा सपना सच हो गया तो मेरे पास जीने के लिए बचेगा ही क्या। तुम भी अपनी भेड़ों और पिरामिडों के सपने देखते हो, लेकिन तुम्हारी बात और है, क्योंकि तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो।
मैं तो मक्का सिर्फ अपने सपने में ही देखना चाहता। हजारों बार मैंने ये कल्पना की होगी कि मैंने वो दुरूह रेगिस्तान पार कर लिया है और उस पाक पत्थर के पास पहुंच गया हूं। उसे छूने से पहले मैंने 7 बार उसकी परिक्रमा की। मैंने अपनी कल्पना में अपने आसपास के लोगों को भी देखा है। मेरे साथ के लोग, मेरे आगे पीछे चलते लोग, जो बातें हमने एक दूसरे से की हैं, साथ साथ जो दुआएं मांगी हैं, उन्हें भी महसूस किया है मैंने। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि ये सब कुछ निराशा में न बदल जाए। इसलिए मैं सिर्फ सपने देखता हूं। उस दिन व्यापारी ने लड़के को कांच की अलमारी बनाने की इजाजत दे दी। सबके सपने ना एक तरह के होते हैं, ना एक तरह से सच ही होते हैं। 2 महीने और बीत गए। कांच की अलमारी की वजह से बहुत सारे और ग्राहक दुकान पर आने लगे। लड़के ने अंदाजा लगाया कि अगर वो और 6 महीने काम कर ले तो न सिर्फ स्पेन वापस जा सकेगा बल्कि 60 भेड़ें भी खरीद पाएगा। 1 साल में उसकी भेड़ों का झुंड दुगना हो जाएगा और तब वो अरबों के साथ भी व्यापार कर पाएगा। अब तो लड़का अरबों की भाषा भी बोलने लगा था। चौक पर बिताई उस सुबह के बाद उसने उरीम और थुम्मीम नाम के दोनों पत्थरों का कोई इस्तेमाल भी नहीं किया था। अब पिरामिडों तक पहुंचने का उसका सपना कुछ कुछ वैसा ही हो चला था जैसा कि क्रिस्टल व्यापारी के लिए हज पर जाने का सपना था। लड़का अपने काम से खुश था। अब वो अक्सर उस लम्हे के बारे में सोचा करता था जब वो जीत हासिल कर लौटे एक सिपाही की तरह तरीफा की जमीन पर वापस कदम रखेगा। तुम्हें हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि तुम आखिर चाहते क्या हो। यही तो कहा था उस बुजुर्ग राजा ने। लड़का जानता था कि उसे क्या चाहिए और उसी दिशा में वो काम कर रहा था। शायद इस अजनबी जमीन पर यही उसका खजाना हो। पहले एक ठग से मिलना, सब कुछ लुट जाना और फिर बिना एक फूटी कौड़ी के बेच दी गई भेड़ों के झुंड से भी दुगना खरीद सकने लायक बन पाना किसी खजाने को पाने से कम तो नहीं। उसे खुद पर फख्र महसूस हुआ। उसने कुछ अहम बातें सीखी हैं, जैसे क्रिस्टल का व्यापार कैसे किया जाता है, बिना शब्दों की भाषा कैसे बोली जाती है और संकेतों की जुबान क्या होती है। एक दोपहर पहाड़ पर हाँप हाँप कर चढ़ते हुए आदमी को उसने कहते हुए सुना, इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद ऊपर एक भी ऐसी अच्छी जगह नहीं है जहां कुछ पीकर सूखे हुए गले को तर किया जा सके। लड़का शकुन चिन्ह पहचानने में माहिर हो चुका था। उसने व्यापारी से कहा, हम पहाड़ी पर चढ़कर आने वालों को चाय पिलाने का काम क्यों नहीं शुरू कर देते? यहां बहुत सारी चाय की दुकानें हैं, व्यापारी ने जवाब दिया, लेकिन हम तो चाय क्रिस्टल के गिलास में पिलाएंगे। लोगों को ऐसी चाय पीने में ज्यादा मजा आएगा और फिर वे हमारे क्रिस्टल के गिलास भी जरूर खरीदेंगे। खूबसूरती सभी को लुभाती है। व्यापारी ने जवाब में उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दोपहर की नमाज पढ़ने के बाद उसने लड़के को बुलाया और अपने पास बैठाकर उसे पहली बार अपने साथ हुक्का पीने को कहा। तुम आखिर चाहते क्या हो? व्यापारी ने लड़के से पूछा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मुझे अपनी भेड़ें वापस खरीदनी हैं और उसके लिए मैं पैसे जमा कर रहा हूं। मैं पिछले 30 सालों से ये दुकान चला रहा हूं। मुझे न सिर्फ अच्छे और खराब क्रिस्टल की पहचान है, बल्कि वे सारी चीजें मैं जानता हूं जो मुझे क्रिस्टल के बारे में पता होनी चाहिए। मैं ग्राहकों की आदतों से भी वाकिफ हूं।
अगर हम ग्राहकों को क्रिस्टल के गिलास में चाय पिलाएंगे तो दुकान जरूर बढ़ेगी और फिर मुझे अपने जीने के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। तो क्या ये अच्छी बात नहीं? मुझे अब इसी तरह जीने की आदत पड़ गई है। तुम्हारे आने से पहले मैं अक्सर सोचा करता था कि मैंने इतने सारे साल न जाने कैसे गंवा दिए। मेरे कई दोस्त यहां से चले गए, उनमें से कई लोगों का तो दिवालिया भी निकल गया और कई दोस्तों ने खूब दौलत भी कमाई। ये सब सोचकर मेरा मन उदास हो जाया करता था, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। अभी भी मेरी दुकान उतनी ही बड़ी है जितना मैं चाहता था। नहीं, मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहता। मुझे नहीं मालूम बदले हुए हालात से कैसे निपटा जाता है। मैं तो जैसा हूं, जिस हाल में हूं, वैसा ही ठीक हूं। हाँ। व्यापारी ने इतना कहकर चिलम को और सुलगाते हुए एक गहरा कश लिया। लड़के को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। व्यापारी ने आगे कहा, तुम मेरे लिए अच्छा शकुन बनकर आए हो। अब मैं कई सारी ऐसी चीजों को अच्छी तरह समझने लगा हूं जिन्हें बूझने की मैंने पहले कभी कोई कोशिश ही नहीं की। जैसे कि मिली हुई किसी दुआ को ठुकराओ तो वो लानत बन जाती है। दरअसल तुम मुझे दौलत की ओर देखने को, उन नई आकांक्षाओं की ओर देखने को मजबूर कर रहे हो जिनकी ओर मैंने पहले कभी ध्यान भी नहीं दिया। अब तुम्हारे जरिए मैं ये समझने लगा हूं कि मेरे आसपास अनगिनत संभावनाएं हैं। इसलिए मुझे पहले से ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब मैं क्या क्या हासिल कर सकता हूं। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। अच्छा हुआ तरीफा में उस बेकरी वाले से मैंने कुछ भी नहीं कहा। लड़के ने अपने मन में सोचा। वे दोनों हुक्का पी रहे थे। सूरज ढलने लगा था। वे दोनों अरबी भाषा में बात कर रहे थे। लड़के को इस बात का फख्र था कि अब वो इतनी अच्छी अरबी बोल सकता है। एक ऐसा समय भी था जब उसे लगता था कि उसकी भेड़ें दुनिया के बारे में उसे सब कुछ सिखा सकती हैं, मगर क्या वे उसे अरबी भाषा बोलना सिखा सकती थी? दुनिया में कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो भेड़ें नहीं सिखा सकती। वे तो बस अपने चारा पानी के चक्कर में ही रहती हैं। हो सकता है भेड़ों ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया हो, लेकिन शायद मैं खुद ही उनसे बहुत कुछ सीख रहा था। मकतूब, व्यापारी ने आखिरकार कहा। इसका मतलब? इसका मतलब जानने के लिए तुम्हें अरब में जन्म लेना होगा। व्यापारी ने लड़के के सवाल का जवाब देते हुए आगे कहा, तुम्हारी भाषा में इसका मानी कुछ ऐसा होगा, तुम्हारा नसीब लिखा जा चुका है। हुक्के को बुझाते हुए उसने लड़के से कहा कि वो चाहे तो क्रिस्टल के गिलास में चाय बेच सकता है। अक्सर बहते दरिया को रोकने का कोई तरीका ही नहीं होता। लोग पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते अक्सर थक जाया करते थे। वहां उन्हें क्रिस्टल की दुकान दिखाई देती थी जहां ताजा ताजा पुदीना चाय मिलती थी। वे क्रिस्टल के बहुत सुंदर गिलासों में चाय पिया करते। मेरी बीवी ने ऐसे चाय पेश करने का तो कभी सोचा ही नहीं। ये कहते हुए उसने क्रिस्टल के कुछ गिलास खरीद लिए। उस ग्राहक ने कहा कि शाम को उसके यहां कुछ मेहमान आने वाले थे और वे खूबसूरत क्रिस्टल गिलास देखकर जरूर प्रभावित होंगे। दूसरे ने कहा, क्रिस्टल में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। क्रिस्टल चाय की खुशबू बनाए रखता है। तीसरे ने कहा, पूरब में तो चाय क्रिस्टल के गिलासों में ही पिलाई जाती है, इसमें जादुई शक्तियां हैं।
धीरे धीरे इस दुकान की खबर चारों ओर फैल गई। अब लोग सिर्फ ये दुकान देखने के लिए पहाड़ी चढ़ने लगे। वे जानना चाहते थे कि क्रिस्टल के ऐसे पुराने धंधे में इस दुकान ने ऐसा क्या नया करिश्मा कर दिया है। देखा देखी कई और दुकानों में भी क्रिस्टल के गिलासों में चाय बिकने लगी थी, लेकिन वे दुकानें पहाड़ी की चोटी पर नहीं थीं, इसलिए उनका धंधा मंदा ही रहा। आखिरकार व्यापारी को दो और सहायक भी रखने पड़े। उसने क्रिस्टल के साथ साथ बड़ी तादाद में चाय का आयात भी शुरू कर दिया। कुछ नया देखने की लालसा में कई लोग उस दुकान पर आने लगे और इस तरह कई महीने बीत गए। सूरज निकलने से पहले ही लड़का उठ गया। जिस दिन उसने अफ्रीका की धरती पर पहला कदम रखा था, उस दिन से अभी तक 11 महीने और 9 दिन गुजर चुके थे। लड़के ने इसी दिन के लिए खास तौर पर खरीदी गई अरबी पोशाक पहन ली। सिर पर पहने स्कार्फ को उसने ऊंट की खाल से बने छल्ले से कसकर बांध लिया। फिर अपने पैरों में नई चप्पलें डाल खामोशी से धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गया। शहर अभी जैसे नींद में ही था। उसने अपने लिए एक सैंडविच तैयार किया और फिर क्रिस्टल के गिलास में गर्म चाय पी। धूप अभी अभी दहलीज पर आई ही थी। वहीं बाहर बैठकर वो हुक्का पीने लगा। वो बिना कुछ ज्यादा सोचे चुपचाप हुक्का पी रहा था, लेकिन रेगिस्तान की ओर से आती हवा की आवाज जरूर उसके कानों तक पहुंच रही थी। हुक्का पीने के बाद उसने अपनी जेब को टटोलकर कुछ निकाल लिया। उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी। इतने सारे पैसों में तो वो 120 भेड़ें, अपने देश तक का टिकट और अफ्रीका से आयात करने का लाइसेंस खरीद सकता था। उसने बड़े सब्र के साथ व्यापारी के जागने और दुकान खोलने का इंतजार किया। फिर दोनों ने साथ चाय पी। मैं आज जा रहा हूं, लड़के ने कहा। मेरे पास भेड़ें खरीदने के लिए पैसे जमा हो गए हैं और आपके पास मक्का जाने के लिए। व्यापारी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देंगे? आपने मेरी इतनी मदद की है, लड़के ने आगे कहा। व्यापारी अपने लिए चाय बनाने में मसरूफ था, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। चाय बना लेने के बाद लड़के की ओर घूमकर उसने कहा, मुझे तुम पर वाकई नाज है। तुमने मेरी क्रिस्टल की इस दुकान को एक नया मुकाम दिया है। तुम अच्छी तरह जानते हो, न मैं मक्का जाने वाला हूं और न तुम भेड़ें खरीदने वाले हो। आपसे ऐसा किसने कहा? लड़के की आवाज में हैरानी थी। मकतूब, क्रिस्टल व्यापारी ने जवाब दिया और फिर उसने लड़के को आशीर्वाद दिया। लड़के ने अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांध लिया। 3 बोरे भर चुके थे। खाली कमरे पर आखिरी नजर डालते हुए उसे कोने में अपनी पुरानी थैली दिखाई दी। वो तो इस थैली के बारे में बिल्कुल भूल ही चुका था। थैली से अपनी पुरानी जैकेट बाहर निकालते हुए उसने सोचा कि वो ये जैकेट किसी को दान कर देगा। तभी जैकेट की जेब से उरीम और थुम्मीम नाम के दोनों पत्थर जमीन पर गिर गए। उन पत्थरों को देखकर लड़के को फिर से उस बुजुर्ग राजा की याद आ गई। उसे खुद पर आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों तक वो इन पत्थरों के बारे में कैसे भूला रहा। पिछले 1 साल से वो जी जान लगाकर सिर्फ काम कर रहा था ताकि कुछ पैसे बचाकर आत्मसम्मान के साथ स्पेन लौट सके। सपने देखना कभी भी बंद मत करना। लड़के को राजा की कही ये बात याद आ गई। शकुन चिन्हों को समझना और उन पर चलना
लड़के ने दोनों पत्थरों को उठा लिया। उसके हाथों में जैसे एक सनसनी फैल गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए, मानो वो बूढ़ा राजा यहीं कहीं आसपास ही था। उसने 1 साल तक कड़ी मेहनत की थी और शकुन चिन्ह उससे कह रहे थे कि उसे यहां से आगे चलना चाहिए। मैं अब वही करूंगा जो किया करता था, लड़के ने सोचा। हालांकि भेड़ों ने मुझे अरबी बोलना नहीं सिखाया था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा जरूर सिखाया था जो बहुत अहम था, और वो ये कि दुनिया में एक ऐसी भाषा भी है जिसे हर कोई समझता है। दुकान का व्यापार बढ़ाते हुए लड़का उसी भाषा का इस्तेमाल करता रहा था। ये भाषा उमंग और उत्साह की थी, प्यार और जज्बे के साथ उन चीजों को हासिल करने के हौसले की थी जिन पर आपका भरोसा हो। टेंजियर उसके लिए अब एक अजनबी शहर नहीं रह गया था। उसे लगने लगा था कि उसने ये जगह फतह कर ली है और इसी तरह पूरी दुनिया पर भी वो जीत हासिल कर सकता है। जब तुम शिद्दत से कुछ हासिल करना चाहते हो तो पूरी कायनात वो हासिल कराने में तुम्हारी मदद के लिए साजिश करती है। बुजुर्ग राजा की कही हुई ये बात वो भुला नहीं पाया था। लेकिन राजा ने ठगी के बारे में उससे कुछ नहीं कहा था, नहीं अनंत रेगिस्तान के बारे में कोई बात बताई थी उससे। राजा ने उससे उन लोगों के बारे में भी तो नहीं बताया था जो सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करना नहीं चाहते। बूढ़े राजा ने उसे यह भी कहां बताया था कि पिरामिड कंकड़ पत्थरों का एक ढेर भर है और कोई भी अपने घर के पिछवाड़े ऐसे पिरामिड बना सकता है। उस बूढ़े ने उसे यह भी नहीं बताया था कि जब तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हों कि तुम पहले से भी बड़ा भेड़ों का एक झुंड खरीद सको तो तुम्हें चुपचाप वो झुंड खरीद लेना चाहिए। लड़के ने थैली उठा ली और बाकी के सामान के साथ उसे रख दिया। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसने देखा कि व्यापारी 2 विदेशी ग्राहकों से बात कर रहा है और 2 नए ग्राहक क्रिस्टल के गिलास में चाय पीते हुए दुकान का मुआयना कर रहे थे। आज की सुबह हर रोज से कहीं ज्यादा गहमा गहमी थी। अपनी जगह पर खड़े खड़े ही उसने ध्यान दिया कि व्यापारी के बाल भी बूढ़े राजा के बालों की तरह ही थे। उसे टेंजियर में पहले दिन मिलने वाले मिठाई वाले की याद आई। उस रोज लड़के के पास न खाने के लिए कुछ था और न कहीं सिर छुपाने के लिए कोई जगह थी। उस मिठाई वाले की मुस्कुराहट भी तो उस बुजुर्ग राजा की मुस्कान की ही तरह थी। उसे लगा कि जैसे वो बूढ़ा राजा इस शहर में आया था और जगह जगह अपनी निशानियां छोड़ गया था। हालांकि सच तो ये था कि इनमें से कोई भी इंसान उस राजा से नहीं मिला था, लेकिन उस राजा ने यह भी तो कहा था कि वो उन सभी लोगों की मदद करते हैं जो अपनी निजी नियति को हासिल करना चाहते हैं। लड़का क्रिस्टल व्यापारी को अलविदा कहे बगैर ही चल दिया। उसे डर था कि कहीं ग्राहकों के सामने ही उसकी रुलाई ना छूट जाए। कुछ भी हो, ये जगह उसे हमेशा याद रहने वाली थी। साथ ही वे सारी अच्छी बातें भी याद रहने वाली थीं जो उसने यहां रहकर सीखी थीं। उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। लड़के को लगने लगा था कि वो दुनिया फतह कर ही लेगा। लेकिन मैं तो अपनी भेड़ों के पास जा रहा हूं, उनकी देखरेख करूंगा, जाने पहचाने चरागाहों की सैर करूंगा। लड़के ने दृढ़ निश्चय के साथ अपने आप से ये बात कही। हालांकि लड़के का मन अपने ही इस दृढ़ निश्चय से खुश नहीं था। वो 1 साल तक काम करता रहा था ताकि वो अपना सपना साकार कर सके, लेकिन अब वही सपना महत्वहीन होता जा रहा था।
ये भी तो हो सकता है कि ये उसका असली सपना रहा ही ना हो। शायद उस क्रिस्टल व्यापारी की तरह होना ही बेहतर है, जिसका सपना मक्का जाने का तो है, लेकिन वो कभी अपना यह सपना पूरा करेगा नहीं और अपनी सारी जिंदगी अपने उस सपने के पूरा होने की आस में बिता देगा। लड़के ने एक बार फिर खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में उरीम और थुम्मीम थे। इन पत्थरों की वजह से उस बूढ़े राजा की उपस्थिति और शक्ति का लगातार एहसास हो रहा था। होनी कह लीजिए या शकुन चिन्ह। लड़का उसी मय खाने में दाखिल हो गया जहां वो पहले दिन पहुंचा था। मय खाने का मालिक खुद अपने हाथों से लड़के के लिए चाय लेकर आया। लड़के ने सोचा, गडरिया तो मैं कभी भी बन सकता हूं। भेड़ों की देखरेख कैसे होती है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। भूल जाऊंगा तो दोबारा सीख भी लूंगा, लेकिन मिस्र के पिरामिड जाने का मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। सोने के कवच वाला वो बूढ़ा आदमी मेरे बारे में सब कुछ जानता था। वो सच में एक ज़हीन राजा था। अंदलूशिया के पहाड़ों का रास्ता सिर्फ 2 घंटे का था, लेकिन उसके और पिरामिडों के बीच एक बड़ा रेगिस्तान था। लड़के के जहन में आया कि इसी बात को एक और तरीके से भी तो कहा जा सकता है कि वो अपनी और खजाने के बीच की दूरी को 2 घंटे कम कर चुका है। ये और बात है कि उसके लिए वो 2 घंटे पूरे 1 साल में तब्दील हो गए थे। मैं अपनी भेड़ों के पास क्यों जाना चाहता हूं? उसने सोचा, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों को समझता हूं। भेड़ें मेरी दोस्त भी हैं और मुझे तकलीफ भी नहीं देती। लेकिन मुझे यह भी तो नहीं मालूम कि रेगिस्तान मेरा दोस्त हो सकता है या नहीं। लेकिन मुझे रेगिस्तान में अपना खजाना तलाशना होगा, और मैं नाकामयाब रहा तो मैं घर लौट सकता हूं। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारा समय भी है, तो फिर यही सही। यकायक उसे अपने भीतर बहुत सारी खुशी का एहसास हुआ। गडरिया तो वो कभी भी बन सकता है, क्रिस्टल बेचने वाला भी बन सकता है। हो सकता है दुनिया में बहुत सारे और भी खजाने छुपे हुए हों, लेकिन उसका तो एक ही सपना था, और वो एक राजा से भी मिला था। ऐसा हर किसी के साथ तो नहीं होता। मय खाने से निकलकर भी उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चलती रहीं। उसे अचानक याद आया कि क्रिस्टल व्यापारी को माल देने वाला एक सौदागर रेगिस्तान एक काफिले के साथ पार किया करता था। लड़के ने उरीम और थुम्मीम पत्थरों को कसकर पकड़ लिया। उन्हीं की बदौलत वो खजाने की ओर बढ़ रहा था। जब कोई अपनी निजी नियति की राह पर चल रहा हो तो मैं उसके आसपास ही होता हूं। बूढ़े राजा ने उससे ये भी तो कहा था। लड़के ने सोचा कि उस सौदागर के माल गोदाम जाकर मालूम किया जाए कि क्या वाकई इतनी दूर कोई पिरामिड है। उस जगह के आधे हिस्से में गोदाम था और आधे में जानवरों का बाड़ा। चारों तरफ जानवरों, धूल और पसीने की गंध भरी हुई थी। सामने की बेंच पर एक अंग्रेज बैठा हुआ था। अंग्रेज किसी सोच में डूबा हुआ था। रसायन की पत्रिका पलटते हुए उसने सोचा, मुझे क्या मालूम था कि 10 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद मुझे यहां इस बाड़े में आकर रहना पड़ेगा। लेकिन उसे आगे तो बढ़ना ही था। वो शकुन चिन्हों पर यकीन करता था। उसकी जिंदगी और ज्ञान का एक ही लक्ष्य था, सृष्टि की भाषा समझना। पहले उसने एस्पेरांतो भाषा सीखी,
फिर दुनिया के अलग अलग धर्मों के बारे में ज्ञान हासिल किया और अब रस विद्या में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी तक किमियागर नहीं बन पाया था। उसने एक से एक गहन सवालों के पीछे छुपे अर्थ ढूंढ निकाले थे, लेकिन अब वो ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका था जहां से उसकी पढ़ाई लिखाई भी उसे बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती थी। एक किमियागर से संपर्क बनाने की उसने असफल कोशिश भी की थी, लेकिन किमियागर बड़े अजीब लोग होते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तभी तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। वैसे ये भी तो हो सकता था कि उन किमियागरों में से कोई भी विश्व की सर्वोत्तम कृति पारस मणि के रहस्य को जानने में सफल न रहा हो, और शायद इसी वजह से अपना ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखना चाहता हो। पारसमणि की इस तलाश में वो विरासत में मिली बहुत सारी दौलत खर्च कर चुका था। दुनिया के सभी मशहूर और विशाल पुस्तकालयों में वो न जाने कितना समय गंवा चुका था। किमियागिरी पर उपलब्ध सारी मशहूर और महंगी किताबें वो खरीद चुका था। किसी ऐसी ही किताब में उसने पढ़ा था कि बहुत साल पहले अरब से एक किमियागर यूरोप आया था। लोग कहते थे कि उसकी उम्र तकरीबन 200 साल थी और उसने न सिर्फ पारसमणि बल्कि जीवन अमृत भी ढूंढ निकाला था। अंग्रेज को यह कहानी पसंद तो आई, लेकिन उसने इस कहानी को निरी कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं समझा था। लेकिन उसके एक पुरातत्ववेत्ता दोस्त ने एक अन्वेषण से लौटकर उसे बताया कि रेगिस्तान में उसकी भेंट एक ऐसे अरब से हुई जिसके पास अद्भुत सिद्धियां थीं। उसके दोस्त ने बताया, वो अरब अल-फयूम नाम के एक मरुद्यान में रहता है। लोग कहते हैं कि उसकी उम्र 200 साल है और वो किसी भी धातु को सोने में तब्दील कर सकता है। अंग्रेज के उत्साह का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी सारी योजनाएं रद्द कर दी, गिनी चुनी कुछ किताबें उठाई और यहां आ गया, इस बेंच पर जो धूल और बदबू से भरे एक गोदाम में पड़ी हुई थी। बाहर एक कारवां सफर पर जाने की तैयारी में लगा हुआ था। ये कारवां सहारा रेगिस्तान पार कर अल-फयूम नाम के उसी मरुद्यान से गुजरने वाला था। मैं हर हाल में उस किमियागिर को ढूंढ निकालूंगा। ये ख्याल दिमाग में आते ही उस अंग्रेज को गोदाम और बाड़े की बदबू बर्दाश्त करने लायक लगने लगी। लड़का अंग्रेज के पास आया। अरब पोशाक में वो अरब ही लग रहा था। दुआ सलाम के बाद लड़के ने अपना सामान वहीं बेंच के पास उतार कर रख दिया। आप कहां तक जा रहे हैं? लड़के ने पूछा। मैं रेगिस्तान में जाऊंगा, अंग्रेज ने जवाब दिया और वापस अपनी किताब पढ़ने लगा। वो आने वाली यात्रा के बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता था। उसका ध्यान तो एक ही ओर लगा हुआ था। जो कुछ भी उसने बीते सालों में सीखा था, अंग्रेज किमियागर मन ही मन वो सब दोहरा लेना चाहता था। हो सकता है 200 सालों की उम्र वाला वो किमियागर मिलने पर उसकी परीक्षा ले। लड़के ने भी अपनी किताब निकाल ली और पढ़ने लगा। उसकी किताब स्पेनिश भाषा में थी। अरे, ये तो स्पेनिश में पढ़ रहा है। अच्छा है। और अगर ये लड़का अल-फयूम ही जा रहा है तो बातें करते करते रास्ता कट जाएगा, अंग्रेज ने मन ही मन सोचा। वैसे भी अरबी से ज्यादा अच्छी तरह उसे स्पेनिश आती थी। कितनी अजीब बात है, लड़के ने कहा और वापस किताब पढ़ने लगा। ये वही किताब थी जिसमें पहले ही पन्नों पर कब्रिस्तान और दफनाने का मंजर लिखा हुआ था। मैं पिछले 2 सालों से यही किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं।
लेकिन इस मंजर और इन पन्नों से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। यहां तो वो बुजुर्ग राजा भी नहीं था जिसकी वजह से पिछली बार उसका ध्यान बट गया था। उसके मन में कहीं ना कहीं अभी भी अपने फैसले के बारे में दुविधा थी, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि कोई फैसला लेना तो शुरुआत भर है। जब भी कोई इंसान कुछ तय करता है तो उस फैसले के प्रवाह में बहता चला जाता है। ये प्रवाह उसे ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसे ऐसे तजुर्बों से होकर ले जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब मैं खजाने की तलाश में निकला था तो क्या मैंने सोचा था कि मैं कभी क्रिस्टल की एक दुकान में काम करूंगा? उसी तरह इस अनजान काफिले में शामिल होना मेरा फैसला जरूर है, लेकिन ये फैसला मुझे कहां कहां ले जाएगा ये तो मैं भी नहीं जानता। पास बैठे अंग्रेज से जब लड़के ने बात करनी चाहिए थी तो उसने बड़े रूखेपन से जवाब दिया था। वे दोनों दोस्त भी बन सकते थे, लेकिन अंग्रेज ने तो सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। लड़के ने अपनी किताब बंद कर दी। वो नहीं चाहता था कि वो भी अंग्रेज की तरह ही अक्खड़ लगे। लड़के ने अपनी जेब से दोनों पत्थर निकाल लिए और उनसे खेलने लगा। उन पत्थरों को देखते ही अजनबी अंग्रेज बहुत जोर से चिल्ला उठा, उरीम और थुम्मीम। लड़के ने झट से उन पत्थरों को वापस अपनी जेब में रख लिया और कहा, यह बिकाऊ नहीं है, ये बहुत कीमती भी नहीं है। ये मामूली क्रिस्टल से बने हैं और इस धरती पर लाखों ऐसे पत्थर हैं, लेकिन जो जानकार हैं वो ये जानते हैं कि ये उरीम और थुम्मीम हैं। मुझे नहीं मालूम था कि ये दुनिया के इस हिस्से में भी पाए जाते हैं। ये पत्थर मुझे एक राजा ने तोहफे में दिए थे, लड़के ने कहा। अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जेब में हाथ डालकर वैसे ही 2 पत्थर निकाल लिए। क्या कहा तुमने? ये पत्थर तुम्हें एक राजा ने दिए? क्यों? तुम्हें यकीन नहीं आता कि कोई राजा मुझ जैसे अदना से गडरिये से बात कर सकता है? लड़के ने बात को वहीं खत्म करने के इरादे से कहा। क्यों नहीं कर सकता? दुनिया के आदिम राजा को पहचानने वाले भी तो गडरिये ही थे। बादशाहों का गडरियों से बात करना बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं। अंग्रेज आगे भी बोलता रहा, हालांकि उसके मन में यह संशय जरूर था कि न जाने ये लड़का उसकी बात समझे या ना समझे। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। उरीम और थुम्मीम के बारे में भी मैंने बाइबल पढ़कर ही जाना है। ईश्वर ने सिर्फ इन्हीं 2 पत्थरों के जरिए संकेत समझने की आज्ञा दी है। पुजारी लोग इन पत्थरों को अपने स्वर्ण कवच में लगाकर रखा करते थे। लड़के को यकायक इस बात की खुशी हुई कि वो इस वक्त यहां इस गोदाम में था। हो सकता है कि यह भी कोई अच्छा शकुन हो, अंग्रेज ने खुद से धीमी आवाज में कहा। लड़के की जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। उसने अंग्रेज से पूछा, तुम्हें शकुनों के बारे में किसने बताया? अंग्रेज ने अपनी किताब बंद करते हुए जवाब दिया, जिंदगी की हर बात एक शकुन ही तो है। शकुन चिन्हों की भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसे सभी समझ तो सकते हैं, लेकिन दुनिया इस भाषा को भूल चुकी है। कोई चीज हासिल करना तो बाद की बात है। मैं इसी भाषा की तलाश में निकला हूं, बस इसलिए यहां बैठा हूं। मुझे उस आदमी को ढूंढना है जो इस सर्वव्यापी और अपने आप में संपूर्ण इस भाषा को जानता हो। तभी माल गोदाम का मालिक वहां आ गया और दोनों की बातचीत में खलल पड़ गया। मालिक ने कहा, तुम दोनों खुशकिस्मत हो। अल-फयूम के लिए एक काफिला बस आज ही निकलने वाला है। लेकिन मुझे तो मिस्र जाना है, लड़के ने कहा। अल-फयूम मिस्र में ही तो है, उस मोटे अरब ने कहा। तुम किस तरह के अरब हो, इतना भी नहीं जानते? ये अच्छे शकुन चिन्ह हैं।
अंग्रेज ने उस अरब के चले जाने के बाद लड़के से कहा, अगर मेरे वश में होता तो मैं सिर्फ इन्हीं शब्दों को लेकर एक विशाल शब्दकोश तैयार करता जो किस्मत और इत्तेफाक के बारे में होता। इन्हीं शब्दों से विश्वव्यापी भाषा लिखी गई है। ये इत्तेफाक नहीं तो और क्या था कि उन दोनों की जान पहचान तभी हुई जब लड़के के हाथ में उरीम और थुम्मीम थे। उसने लड़के से जानना चाहा कि क्या वो भी किमियागर की तलाश में था। मैं खजाने की तलाश में हूं, लड़के ने जवाब दिया। लेकिन जवाब देकर उसे पछतावा भी हुआ कि आखिर क्यों उसने ये बात बताई। लेकिन अंग्रेज ने उस बात पर खास ध्यान नहीं दिया। एक तरह से देखा जाए तो मैं भी इसी तलाश में हूं, अंग्रेज अपनी ही सोच में डूबा हुआ बोलता रहा। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि किमियागिरी होती क्या है। लड़के ने अपनी यह बात अभी पूरी की भी नहीं थी कि गोदाम के मालिक ने उन दोनों को बाहर आने के लिए कहा। काली काली आंखों और बड़ी सी दाढ़ी वाला एक आदमी मुसाफिरों को संबोधित कर रहा था। मैं इस काफिले की रहनुमाई करूंगा। जो भी मेरे साथ सफर कर रहा है उसकी जिंदगी और मौत की जिम्मेदारी मेरे हाथों में होती है। रेगिस्तान उस मायावी औरत के समान है जो कभी भी एक अच्छे खासे इंसान को पागल बना सकता है। वहां तकरीबन 200 लोग और ऊंट, घोड़े, खच्चर और मुर्गे मिलाकर 400 से ज्यादा जानवर थे। औरतों और बच्चों के अलावा बहुत सारे अधेड़ उम्र के मुसाफिर भी थे। कईयों की कमर से तलवारें लटक रही थीं और कंधों पर राइफलें बंधी हुई थीं। अंग्रेज के पास किताबों से भरी हुई कई सारी पेटियां थीं। लेकिन लोगों के आपस में बोलने बतियाने और बकझक करने के शोर में कारवां के सरदार को कई बार अपनी बात दोहरानी पड़ी। यहां कई मजहबों के लोग हैं और सबका अपना अपना ईश्वर है। मैं अल्लाह को मानता हूं और उसी की कसम खाकर कहता हूं कि रेगिस्तान को फतह करने की जी जान से कोशिश करूंगा। आप लोग भी अपने अपने ईश्वर की शपथ खाकर कहिए कि आप भी हर हाल में मेरा हुक्म मानेंगे। रेगिस्तान में काफिले के रहनुमा का हुक्म नहीं मानने का मतलब होता है मौत। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। सब अपने अपने ईश्वर की कसम खा रहे थे। लड़के ने ईसा मसीह के नाम की शपथ ली, लेकिन अंग्रेज चुप रहा। शपथ लेने का यह सिलसिला कुछ लंबा ही चला। लोग अपनी अपनी हिफाजत की दुआ भी मांग रहे थे। बिगुल की लंबी पुकार लगते ही मुसाफिर अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ गए। लड़के और अंग्रेज ने भी अपने अपने हाल ही में ऊंट खरीदे थे, इसलिए उन्हें ऊंटों पर चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। लड़के को तो अंग्रेज की ऊंट पर तरस भी आ रहा था। उस ऊंट पर किताबों के भारी भरकम बक्से जो लदे हुए थे। इत्तेफाक जैसी कोई चीज होती तो होगी। अंग्रेज ने गोदाम में अधूरी रह गई बातचीत का सिलसिला शुरू किया। मैं आज यहां इसलिए हूं क्योंकि मेरे एक दोस्त ने उस अरब के बारे में सुन रखा था जो। लेकिन काफिला आगे बढ़ने लगा और लड़के के लिए अंग्रेज की बात सुन पाना मुश्किल होने लगा। हालांकि लड़के को उस रहस्यमयी कड़ी के बारे में मालूम था जिसके बारे में अंग्रेज बताने वाला था। वही कड़ी जो एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ती है। वही रहस्यमयी कड़ी उसे अफ्रीका ले आई थी और उसी की वजह से उसकी मुलाकात उस बुजुर्ग राजा से हुई। उसी की वजह से एक ठग ने उसे लूटा ताकि वो क्रिस्टल व्यापारी के यहां काम कर सके। और जैसे जैसे हम अपनी निजी नियति के पास पहुंचते जाते हैं, वही निजी नियति हमारे जिंदा रहने की वजह बनती चली जाती है, लड़के ने सोचा। काफिला पूर्व दिशा की ओर चल दिया।
सुबह तक काफिला सफर करता रहा और फिर जब दोपहर का सूरज सिर पर तपने लगा तो आराम के लिए रुक गया। लड़के ने अंग्रेज से शायद ही कोई बात की और अंग्रेज भी अपनी किताबों में मसरूफ रहा। लड़का बहुत सब्र और खामोशी के साथ रेगिस्तान के लोगों और जानवरों को धीरे धीरे आगे बढ़ता देखता रहा। यात्रा के पहले दिन कितनी घबराहट, शोर शराबा था। कहीं बच्चे रो रहे थे तो कहीं जानवर हिनहिना रहे थे। ऊपर से गाइड और व्यापारी भी घबराए हुए थे। रेगिस्तान में तो सिर्फ हवा की आवाजें थीं, जिसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जानवरों के कदमों की आवाज घुलने मिलने लगी थी। गाइड भी एक दूसरे से बहुत बात नहीं कर रहे थे। मैंने रेत के इन टीलों को न जाने कितनी बार पार किया है, लेकिन रेगिस्तान इतना ही विशालकाय है और फलक इतनी ही दूर के आदमी उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगता है और रेगिस्तान के आगे खामोश ही रहता है। लड़के के ऊंट चालक ने यह बात कही। हालांकि लड़के ने पहले कभी रेगिस्तान नहीं देखा था, लेकिन उसे भी ऊंट चालक की बात समझ में आ रही थी। समुद्र या आग के आगे भी तो ऐसा ही महसूस होता था, जैसे कुदरत की शक्ति हमें खामोश कर देती हो। मैंने भेड़ों और क्रिस्टल से कितना कुछ सीखा है, लड़का मन ही मन सोच रहा था। फिर तो मैं रेगिस्तान से भी बहुत कुछ सीख सकता हूं। रेगिस्तान कितना प्राचीन है और कितना ज़हीन। हवा थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़के को तरीफा के किले की दीवार पर बैठकर गुजारा गया वो दिन याद आया, जब ऐसे ही हवा उसके चेहरे को झकझोरती हुई जा रही थी। उसे अपने भेड़ों के ऊन याद आने लगे। वे भेड़ें तो अंदलूशिया की किसी चरागाह में पानी और चारे की तलाश में होंगी। वे भेड़ें भी अब मेरी कहां रहीं? उसने खुद से कहा। अब तो उन्हें अपने नए मालिक की आदत लग गई होगी। जिन जानवरों को इधर उधर घूमने की आदत है, वे सिर्फ आगे बढ़ना ही जानती हैं। उसे अचानक व्यापारी की लड़की का ख्याल आया। अब तक तो किसी बेकरी वाले से या पढ़े लिखे गडरिया से उसकी शादी भी हो चुकी होगी। अब तो उसका पति उसे और भी मजेदार कहानियां सुनाता होगा। आखिर वही तो अकेला किस्सा गो नहीं इस दुनिया में। लेकिन लड़के को एक और बात भी उत्साहित कर रही थी। अपने सहज अनुभव से ही वो ऊंट वाले की बात का मतलब भी निकाल पा रहा था। शायद लड़का भी उस सर्वव्यापक भाषा को समझने लगा था जो लोगों के अतीत और वर्तमान को जोड़ती थी। उसकी मां इस भाषा को सहज ज्ञान कहा करती थी। लड़के को समझ में आने लगा था कि ये सहज ज्ञान या पूर्वाभास और कुछ नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का सर्वव्यापी जीवन शक्ति के साथ एकाकार हो जाना है। इसी शक्ति के माध्यम से हम सबका इतिहास एक दूसरे से इस तरह जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं सब कुछ तय है और लिखा हुआ है। तभी तो हमें भी पूर्वाभास हो पाता है। मकतूब। लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की बात याद आ गई। रेगिस्तान के कुछ हिस्से रेतीले तो कहीं बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। जब भी काफिले के सामने कोई बड़ी चट्टान चली आती तो उसे घूमकर पार कर लिया जाता। लेकिन अगर कहीं बहुत बड़ी और बहुत दूर तक फैली चट्टान रास्ता रोकती तो फिर काफिले को अपना रास्ता ही बदलना पड़ता था। जहां भी रेत की परतें बहुत भारी न होती वहां जानवरों को तकलीफ होती थी, क्योंकि भारी रेत ही जानवरों के खुरों के लिए आरामदायक होती है। कुछ जगहों पर जमीनें सूखे हुए तालाबों के नमक से भरी पड़ी थी।
ऐसी किसी जगह पर जानवर चलने से इनकार कर देते थे और फिर सवारियों को उनकी पीठ से नीचे उतरना पड़ता। तब तो कई बार सामान भी जानवरों की पीठ से उतारकर अपने कंधे पर लाद कर चलना पड़ता था। कुछ दूर चलने के बाद फिर से ऊंटों पर सामान और सवारियां लद जाया करती। अगर कोई ऊंट वाला बीमार हो जाता या उसकी मौत हो जाती थी तो नई पर्ची डालकर फौरन एक नया चालक तय कर दिया जाता था। वजह सिर्फ एक ही थी, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, काफिले को उस दिशा में आगे बढ़ते ही जाना है जिसकी ओर कंपास की सुई इशारा कर रही है। कंपास के साथ साथ भोर का तारा भी उन्हें राह बताया करता था कि मरुद्यान किस ओर है या वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। मरुद्यान में ही पानी था, खजूर के पेड़ और लोगों की बस्तियां थीं। एक सिर्फ अंग्रेज ही था जो इन सारी बातों से बेखबर अपनी किताबों में खोया रहा। किताब तो लड़के के पास भी थी और उसने पढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन आगे बढ़ते काफिले को देखने और बहती हुई हवा के शोर को सुनने में उसे अधिक रुचि थी। जैसे जैसे उसने अपने ऊंट को समझना शुरू किया, दोनों के बीच एक रिश्ता कायम होने लगा। फिर तो लड़के ने किताब किनारे रख दी। हालांकि उसका यह भी अंधविश्वास था कि जब भी वो किताब खोलेगा उसे कोई ना कोई अहम जानकारी जरूर मिलेगी, लेकिन उसने अपने इस विश्वास को फिलहाल दरकिनार कर दिया। ऊंट चालक से भी लड़के की दोस्ती हो गई थी। रात को जब वे आग के पास बैठते तो लड़का उसे भेड़ चराने के दिनों की कहानियां सुनाया करता। ऐसी ही एक बातचीत में ऊंट चालक ने अपनी जिंदगी के बारे में भी बताया। मैं अल कैरूम के पास रहा करता था। मेरे अपने बाग थे, बच्चे थे और एक ऐसी जिंदगी थी जो मेरे जिंदा रहते हुए बदलने वाली नहीं थी। एक साल खेती बहुत अच्छी हुई और हम सब जिंदगी का एक अहम फर्ज अदा करने मक्का गए। उसके बाद मुझे लगा कि मैं मर भी जाऊं तो भी कोई बात नहीं। और फिर एक दिन तेज जलजला आया, जमीन कांपने लगी, नाइल नदी में बाढ़ आ गई और तेज पानी किनारे तोड़कर बहने लगा। मुझे हमेशा लगता था कि ऐसे हादसे दूसरों के साथ ही होंगे, मेरे साथ नहीं। पड़ोसियों को अपने जैतून के पेड़ों के बाढ़ में बह जाने की चिंता थी। मेरी बीवी को डर था कि वो अपने बच्चों को खो देगी। मुझे लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। खेतों की सारी मिट्टी तबाह हो गई। तब रोजी रोटी के लिए मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ा और मैं ऊंट चालक बन गया। लेकिन उस हादसे के बाद अल्लाह की एक बात समझ में आ गई कि ऐसे लोगों को कभी भी अनदेखे और अनजान से डरना नहीं चाहिए, जिन्हें यह मालूम है कि उनकी जरूरतें क्या हैं, वे चाहते क्या हैं और उन्हें हासिल कैसे किया जा सकता है। हमें डर लगा रहता है कि हमारे पास जो कुछ है हम उसे कहीं खो ना बैठें, चाहे बात जिंदगी की हो या धन दौलत की। लेकिन यह डर उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन हम ये समझने लगते हैं कि हमारे जीवन की कहानी और इस दुनिया का इतिहास सब ऊपर वाले के हाथों ही लिखा हुआ है। कभी कभी उनके काफिले की मुलाकात किसी दूसरे कारवां से हो जाया करती। आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसकी जरूरत किसी और को होती है, और इसी से साबित हो जाता है कि सब कुछ एक ही हाथ से लिखा हुआ है। ऐसी ही बातें
अलाव के इर्द गिर्द बैठे हुए होती। ऊंट चलाने वाले एक दूसरे को रेगिस्तान की आंधियों की जानकारियां देते और कहानियां सुनने सुनाने का सिलसिला चलता रहता। कभी कभी टोपियां पहने कुछ अजीबोगरीब लोग सामने आ जाया करते। वे बद्दू थे और उनका काम काफिले के रास्तों पर नजर रखना था। वे डकैतों और बर्बर कबीलों के बारे में चेतावनी देते। वे जैसे चुपचाप आते थे वैसे ही चुपचाप चले भी जाते थे। वे नख से शिख तक काले लबादे में होते और सिर्फ उनकी आंखें ही चमकती थीं। एक रात अंग्रेज और लड़का जहां आग ताप रहे थे वहीं एक ऊंट चालक आकर बैठ गया। उसने कहा, खबर है कि कबीलों में लड़ाई छिड़ी है। तीनों खामोश हो गए। लड़के को लगा कि माहौल में अचानक डर घुल गया है, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। एक बार फिर लड़के को बिना अल्फाज की जुबान का एहसास होने लगा था, वही भाषा जो पूरी कायनात में व्याप्त थी। खतरे की तो कोई बात नहीं ना? अंग्रेज ने पूछा। एक बार जब आप रेगिस्तान में घुस जाते हैं तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, ऊंट चालक ने जवाब दिया। और जब आप वापस जा ही नहीं सकते तो फिर आपको इसी बात की फिक्र सताती है कि आगे जाने का सबसे बढ़िया रास्ता क्या हो सकता है। जहां तक खतरों का सवाल है, ये तो अल्लाह की मर्जी है। अपनी बात खत्म करते हुए ऊंट चालक ने वही शब्द फिर दोहराया, मकतूब। जब ऊंट चालक चला गया तो लड़के ने अंग्रेज से कहा, तुम्हें काफिले की ओर भी ध्यान देना चाहिए। तुमने देखा कि कई बार हम लोग दिशा बदलकर घूम जाते हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक ही रहती है। तुम्हें दुनिया के बारे में पढ़ना चाहिए। अंग्रेज ने जवाब में लड़के को सलाह दी। आखिर किताबें भी तो काफिले की तरह होती हैं। काफिला फिर तेजी से आगे बढ़ने लगा। दिन तो अक्सर खामोशी में ही बीत जाया करता, लेकिन अब लोग रातों में आग के चारों ओर बैठकर भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे और चुप्पी साधे बैठे रहते। एक रोज काफिले के सरदार ने तय किया कि रात को आग नहीं जलाई जाएगी ताकि किसी का ध्यान काफिले की ओर न आए। अब रात के समय सारे मुसाफिर जानवरों को एक गोलाकार घेरे में समेट लिया करते और फिर जानवरों के बीच ही सो जाया करते। इससे रात में रेगिस्तान की ठंड से थोड़ा बचाव भी हो जाया करता था। सरदार ने जगह जगह बंदूकों वाले पहरेदार भी तैनात कर दिए। एक रात अंग्रेज को नींद आ रही थी। उसने लड़के को अपने साथ आने के लिए कहा और पड़ाव के आसपास फैले रेतीले टीलों की ओर टहलने लगा। पूर्णिमा की रात थी। लड़के ने अंग्रेज को अपनी पूरी कहानी सुनाई। अंग्रेज लड़के के क्रिस्टल दुकान पर काम करने और वहां इतनी तेजी से प्रगति करने की कहानी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने लड़के से कहा, यही वो सिद्धांत है जिससे पता चलता है कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किमियागिरी में इसे सृष्टि की आत्मा कहा जाता है। जब तुम पूरी शिद्दत से कुछ हासिल करना चाहते हो, तभी उस विश्वात्मा के सबसे करीब होते हो, और ये शक्ति हमेशा सार्थक और सकारात्मक होती है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, ऐसा नहीं कि यह बात सिर्फ मानवता को दिया हुआ उपहार है। दुनिया की सारी चीजों में ये आत्मा मौजूद है, चाहे वो कोई सामान हो, सब्जी भाजी हो, जानवर हो या फिर सिर्फ एक विचार। इस धरती पर जो भी है
सब परिवर्तनशील है, और क्योंकि धरती खुद गतिमान है, इसलिए उसकी भी एक आत्मा है। हम सभी उसी सर्वव्यापी और वृहद आत्मा का एक हिस्सा है। इसलिए हमें पता नहीं चल पाता कि वो शक्ति हमारे लिए हमेशा काम कर रही है। तभी क्रिस्टल की दुकान पर काम करते हुए शायद तुम्हें एहसास हुआ हो कि कांच के वे सामान और गिलास भी तुम्हारी सफलता के लिए काम कर रहे थे। लड़के ने कुछ सोचते हुए चांद की ओर देखा। पूरा रेगिस्तान चांदनी में नहाया हुआ था। लड़के ने कहा, मैंने काफिले को रेगिस्तान पार करते हुए गौर से देखा है। इन दोनों की भाषा एक ही है। रेगिस्तान काफिले के हर कदम को बड़े ध्यान से जांचता परखता है कि काफिला वक्त के साथ है या नहीं, और अगर है तो रेगिस्तान काफिले को नखलिस्तान पहुंचने से नहीं रोकता। अगर हम दोनों में से किसी ने भी सिर्फ और सिर्फ अपने साहस के दम पर यह सफर शुरू किया होता तो बहुत मुश्किल होती। अंग्रेज ने कहा। दोनों खड़े होकर पूर्णिमा के शीतल चांद को देख रहे थे। यही तो शकुनों का कमाल है, लड़के ने कहा। मैंने देखा है कि किस तरह गाइड रेगिस्तान के संकेतों को पढ़ते हैं और किस तरह काफिले की रूह रेगिस्तान की रूह से बात करती है। तो बेहतर होगा कि मैं भी काफिले की ओर ध्यान दूं, अंग्रेज ने कुछ सोचते हुए कहा। और मैं भी तुम्हारी किताबें पढ़ूं, लड़के ने कहा। अंग्रेज की किताबें अजीब सी थीं। उनमें पारे, नमक, नाग दैत्य और बादशाहों के बारे में जाने क्या क्या लिखा था, और ये सारी बातें लड़के की समझ से परे थीं। लेकिन एक विचार ऐसा भी था जो हर किताब में बार बार आता था, और वो ये कि हर एक चीज एक ही वस्तु की अभिव्यक्ति है। एक किताब पढ़ते हुए उसे मालूम पड़ा कि किमियागिरी के साहित्य का सबसे अहम पाठ कुछ ही पंक्तियों में मौजूद है, और ये पंक्तियां एक हरित मणि पर अंकित हैं। ये है हरित मणि टिकिया। अंग्रेज ने गर्व से लड़के को समझाते हुए कहा। तो फिर इतनी सारी किताबों की क्या जरूरत है, लड़के ने पूछा। ताकि हम हरित मणि पर अंकित पंक्तियों को समझ सकें। अंग्रेज ने कुछ ऐसे कहा जैसे खुद उसी के लिए अपनी बात पर यकीन करना मुश्किल हो। लड़के को सबसे अच्छी वो किताब लगी जिसमें मशहूर किमियागरों की कहानियां लिखी थीं। ये वे लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रयोगशालाओं में धातुओं को समझने में लगा दी थी। उन्हें विश्वास था कि यदि धातु को कई सालों तक आग पर तपाया जाए तो वो अपने गुण धर्म से अलग हो जाएगी, और जो बाकी रह जाएगा वही विश्वात्मा है। यही विश्वात्मा उन्हें दुनिया की किसी भी चीज को समझने लायक बनाती है, क्योंकि इसी भाषा में हर चीज एक दूसरे से बात करती है। उस खोज को उन्होंने उत्कृष्ट रचना का नाम दिया, जिसका कुछ हिस्सा द्रव्य पदार्थ था और कुछ ठोस था। क्या तुम लोगों और शकुन चिन्हों को सिर्फ ध्यान से देखकर उनकी भाषा नहीं समझ सकते? लड़के ने अंग्रेज से पूछा। तुम हर चीज को बस आसान कर देने की बीमारी पाले हुए हो, अंग्रेज ने झल्ला कर कहा। किमियागिरी एक गंभीर साधना है। हर एक कदम ठीक वैसे ही रखना पड़ता है जैसे गुरुओं ने रखा था। लड़के को पता चला कि इस उत्कृष्ट रचना का द्रव्य वाला भाग जीवन अमृत है, और उससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। उसी वजह से किमियागर कभी बूढ़े नहीं होते, और ठोस भाग को पारसमणि कहा जाता है। पारसमणि हासिल करना आसान नहीं है, अंग्रेज ने कहा। किमियागरों ने अपनी प्रयोगशालाओं में धातुओं को शुद्ध करने में कई साल लगा दिए। फिर उनका दुनियावी अहंकार खत्म हो गया।
धातुओं को शुद्ध करते करते उनकी भी शुद्धि हो गई। लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की याद आ गई। उसने भी कहा था, क्रिस्टल साफ करना अच्छा है, क्योंकि इससे उसके नकारात्मक विचार भी साफ हो जाएंगे। अब तो लड़के को इस बात का और भी पक्का यकीन होने लगा था कि किमियागिरी रोजमर्रा की जिंदगी से सीखी जा सकती है। पारसमणि की एक और हैरत अंगेज खूबी है, उसके एक छोटे से ही टुकड़े से बहुत सारी धातु को सोने में तब्दील किया जा सकता है। अंग्रेज बोलता चला जा रहा था। यह सुनकर लड़के की दिलचस्पी किमियागिरी में और बढ़ने लगी। वो सोचने लगा कि थोड़े से सब्र से वो भी बहुत सारी चीजों को सोने में बदल सकता है। उसने बहुत सारे ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ी जो इस काम को करने में सफल रहे थे। हेल्वेशियस, इलियास, फलकनेली और गेबर, सारी की सारी बड़ी दिलचस्प कहानियां थीं। ये वे लोग थे जिन्होंने अपनी निजी नियति को हासिल किया, उसके साथ जिया। उन्होंने यात्राएं की, ज़हीनों से सलाह मशवरा किया। जिन लोगों को विश्वास नहीं था उनके सामने बहुत से चमत्कार किए। अमृत और पारसमणि को अपना बनाया। लेकिन जब लड़के ने उस उत्कृष्ट रचना के बारे में और सीखना चाहा तो भ्रम में पड़ गया। वहां तो बस कुछ तस्वीरें थीं और संकेतों में लिखे कुछ आदेश थे, वो भी ऐसी लिखावट में जिसे समझना असंभव था। ये लोग चीजों को इतना मुश्किल क्यों बना देते हैं? लड़के ने एक रात अंग्रेज से पूछा। लड़के को लग रहा था कि अंग्रेज कुछ चिढ़ा हुआ था और उसे अपनी किताब की याद आ रही थी। इसलिए क्योंकि सिर्फ वही इसे समझ पाए जिन पर वाकई इन बातों को समझने की जवाबदेही है। जरा सोचो, अगर सभी ने लोहे का सोना बनाने में महारत हासिल कर ली तो सोने की कीमत क्या रह जाएगी? अंग्रेज ने जवाब दिया, जिन लोगों में अदम्य इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय है वे ही गहन अध्ययन के बाद इस उत्कृष्ट रचना को हासिल कर सकते हैं। इसी वजह से तो मैं भी रेगिस्तान में हूं, ऐसे किमियागर की तलाश में हूं जो संकेतों के मानी ढूंढने में मेरी मदद करे। वैसे ये किताबें कब लिखी गई थीं? लड़के ने पूछा। सदियों पहले। लेकिन उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, लड़के ने तर्क दिया। लोगों के पास किमियागिरी सीखने के तरीके भी नहीं थे, फिर इतनी जटिल तस्वीरों के साथ ऐसी मुश्किल और अजीब भाषा का इस्तेमाल क्यों किया गया? अंग्रेज ने इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि पिछले कुछ दिनों से वो काफिले की हरकतों पर ध्यान दे तो रहा है, लेकिन उसे कुछ भी सीखने को नहीं मिला। हां, इतना जरूर सुना है उसने कि कबीलों की लड़ाई के खतरे और बढ़ते जा रहे हैं। एक रोज लड़के ने अंग्रेज को उसकी सारी किताबें वापस कर दी। तुमने इन किताबों से कुछ सीखा? अंग्रेज ने उत्सुकता से पूछा। दरअसल वो किसी से बात करके लड़ाई के खतरे वाली बात से अपना ध्यान हटाना चाहता था। मैंने सीखा कि इस दुनिया की एक आत्मा होती है और जो भी इस बात को समझता है वो और भी कई चीजों की भाषा को समझ पाता है। मैंने सीखा कि बहुत सारे किमियागरों को उनकी निजी नियति का पता चल गया था, लेकिन उनकी उपलब्धि विश्वात्मा की खोज, पारसमणि और अमृत हासिल करने में ही सिमट गई थी। लेकिन सबसे अहम बात मैंने ये सीखी कि ये सारी चीजें इतनी ही सरल हैं कि इन्हें हरित मणि पर भी अंकित किया जा सकता है। अंग्रेज को ये जवाब सुनकर निराशा हुई। उसके इतने सालों के शोध, जादुई संकेतों, अजनबी शब्दों और प्रयोगशाला के साजो सामान जैसे धरे के धरे रह गए थे और लड़के पर उनका कोई असर नहीं पड़ा था। अंग्रेज को लगा कि लड़के की आत्मा इतनी ही पिछड़ी हुई है कि कुछ भी उदात्त समझने के लायक है ही नहीं।
उसने किताबें वापस ले ली और उन्हें अपने बक्सों में बंद कर लिया। तुम तो बस काफिला ही देखते रहो, मुझे भी काफिले ने कुछ नहीं सिखाया। अंग्रेज ने लड़के से झल्ला कर कहा। लड़का रेगिस्तान में पसरी हुई शांति और जानवरों के खुरों से उड़ती रेत को देखकर कुछ सोचता रहा। हर आदमी के सीखने का अपना अलग अलग तरीका होता है। लड़के ने खुद से कहा, उसका तरीका मेरे जैसा नहीं है और न मेरा उसके जैसा, लेकिन हम दोनों को अपनी अपनी निजी नियति की तलाश है। यही बात मेरे मन में उसके लिए सम्मान पैदा करती है। अब कारवां रात दिन सफर कर रहा था। काले लबादे वाले बद्दू बार बार दिखाई देने लगे थे। ऊंट चालक लड़के का दोस्त बन गया था। उसी ने लड़के को बताया कि लड़ाइयां शुरू हो गई हैं और अगर हम मरुद्यान तक सही सलामत पहुंच गए तो वाकई बहुत खुशकिस्मत होंगे। जानवर भी थक कर चूर होने लगे थे। इंसानों को एक दूसरे से बात करने का मन ही नहीं करता था। रात का सन्नाटा और डरावना लगने लगा था। अगर कोई ऊंट जरा सा भी घुरघुराता तो सब डर जाया करते कि कहीं यह हमले का कोई संकेत तो नहीं। ऊंट चालक को लड़ाई से कोई मतलब नहीं था। एक रात जब आकाश में न चांद था न ही जमीन पर आग की रोशनी, तो उसने लड़के से कहा, मैं जिंदा हूं। खजूर कुतरते हुए उसने आगे कहा, जब भी मैं कुछ खा रहा होता हूं तो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचता हूं। जब मैं चल रहा होता हूं तो सिर्फ चलने पर ध्यान देता हूं। अगर मुझे लड़ना भी पड़े तो वो दिन भी मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा जितना कि कोई और दिन है। ना मैं अतीत में जीता हूं और ना भविष्य में। मैं तो बस अपने आज से मतलब रखता हूं। तुम भी अगर अपने वर्तमान को ठीक से मन लगाकर जी सको तो हमेशा खुश रहोगे। तुम्हें रेगिस्तान में भी जीवन दिखाई देगा। आसमान में चमकते हुए तारे नजर आएंगे। ये भी समझ में आएगा कि कबीले आखिर आपस में लड़ते ही क्यों हैं। फिर जिंदगी तुम्हारे लिए एक जश्न से कम ना होगी, किसी त्योहार की तरह। वैसे जिंदगी और है भी क्या, उस लम्हे के सिवाय जिसमें हम अभी जी रहे हैं। 2 रातों के बाद की बात है। लड़का सोने की तैयारी कर रहा था। उसने आसमान में जगमगाते हुए तारों की ओर देखा। उसे लगा मानो फलक पिछली रातों के मुकाबले और नजदीक आ गया और आज की रात वो सितारों को रेगिस्तान में फैला हुआ देख पा रहा है। वहां मरुद्यान है। ऊंट चालक ने जैसे उसके मन की बात पढ़ते हुए कहा, तो हम अभी ही वहां क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि इस समय हमें सोना है।